तो ये एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी कैसे जुड़ा? ह्यूमन एफर्ट एक तरह से इसमें कम हो गया है, जहाँ पर आपको अगर आप कोई बिल पढ़ रहे हैं, मुझे कोई एक ट्रेंड समझना है तो मैं एआई का यूज़ कर सकता हूँ या फिर जो भी टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं उनका यूज़ कर सकता हूँ, तो जिससे मुझे समझ में आ जाए कि यार ये ट्रेंड्स क्या हैं। फोर्ड आजकल बहुत यूज़ कर रहा है वर्ड ब्रेन रॉट, कि इस तरह से अगर चलता रहा सब कुछ तो कहीं ना कहीं इंसान का ब्रेन जो है वो काम करना बंद कर देगा। चैट जीपीटी को पहली बार यूपीएससी का पेपर दिया था, वो फेल हो गया था। एजुकेशन स्टेटस या मेंटल स्टेटस एक लेवल का है तो चैट जीटीपी आपको उस ही लेवल का आउटपुट दे पाएगा। तो सर कोड जो इंटरप्रेट कर रहा है वो चैट जीपीटी इंटरप्रेट नहीं कर सकता? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एस्पिरेंट्स पॉडकास्ट। आज फिर से एक एपिसोड आया है और अपन बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते होंगे, एआई का यूज़ करते होंगे, तो किस तरह से यूज़ करना ज़रूरी है, यूज़ करना ज़रूरी है भी या नहीं है, ये सारी बातें आज अपन करेंगे इस पॉडकास्ट में। विथ मी इज़ शैलेश सर। शैलेश सर, हाउ आर यू? ऑल गुड सर, आप बताइए। तो टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ पता है, तो बच्चों को भी बताइए अब यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन योर प्रिपरेशन, हाउ इम्पॉर्टेंट दैट इज़, और विद द कमिंग ऑफ एआई अब तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया। सर पहले जब हम बात करते थे एजुकेशन की तो हम बोलते थे एजुकेशन सेक्टर। पिछले 5-10 सालों में हम क्या बोलने लगे? एडटेक सेक्टर। एडटेक सेक्टर, तो ये एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी कैसे जुड़ा? क्योंकि व्हेन इट कम्स टू द एजुकेशन, आज हम जिस दौर पे हैं, आज हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 की तरफ है और हम बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी जो चीज़ हो जाती है वो हो जाती है टेक्नोलॉजी। कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम जैसे पढ़ रहे हैं उसमें एफिशिएंसी कितनी है और कैसे हम उनको टाइमली चीज़ों को कंप्लीट करें, इसके लिए टेक्नोलॉजी का रोल एजुकेशन में बहुत बढ़ गया है। तो पहले अगर हम जो सोचते थे कि टेक्नोलॉजी और एजुकेशन दीज आर द टू डिफरेंट स्ट्रीम्स, तो अब दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। और अब अगर हमको बहुत एफिशिएंट होना है, चीज़ों को टाइमली कवर करना है और हमको हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, बोलते हैं ना कि यू शुड टेस्ट योर लिमिट्स, तो अगर हमें हमारी लिमिट्स चेक करनी है तो टेक्नोलॉजी इज़ अ वंडरफुल एग्जाम्पल, जिसमें कि हम समझ सकते हैं कि हम कितना एफिशिएंट हैं और कैसे हम चीज़ों को टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि अब टेक्नोलॉजी और एजुकेशन दीज आर द, मतलब इंडिविजुअली किसी बच्चे को अगर प्रिपरेशन करना है तो आपका पूरा मानना है कि यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू हेल्प द कैंडिडेट इन प्रिपेयरिंग इन अ बेटर मैनर एंड इन एन एफिशिएंट मैनर ऑल्सो। बहुत जल्दी काम हो जाएगा, बहुत जल्दी के साथ साथ बहुत अच्छा काम भी हो जाएगा। आप मानते हैं ये बात? एग्जैक्टली सर, ये बात सही है। आज से 15 साल 20 साल पहले जो पढ़ाई होती थी, जब मैं स्कूल में रहा हूँगा, तो उस वक्त हम लोग किताबों से पढ़ते थे, किताब से पढ़ते थे, वहीं हम हाथ से नोट्स बनाते हम थे। फिजिक्स में एचसी वर्मा से पढ़ते थे एग्जैक्टली कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता गया, कॉलेज में जाते गए, तो हमें गूगल समझ में आया और जो रिवॉल्यूशन आया था इंटरनेट का रिवॉल्यूशन। इंटरनेट का उससे पहले तो पहले कंप्यूटर्स आए, स्टोरेज होने लगा, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होने, वही नई बात थी बहुत बड़ी। यस सर। उसके बाद फिर इंटरनेट आया। हाँ, और इंटरनेट रिवॉल्यूशन में इंडिया में तब मानता हूँ जब उसका एक्सेस बढ़ा है, क्योंकि इंटरनेट आना एक ज़रूरी नहीं था कि इंटरनेट इंडिया में आ गया है तो इंटरनेट से कुछ लोग जो सेक्टर थे, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, यहाँ रिवॉल्यूशन आया था। बट जो एजुकेशन था और जो जनरल जो मासेस है, उसके पास जब इंटरनेट आया, जब इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ा, तब लोगों को समझ में आया कि यार कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। और एजुकेशन में लोगों ने किया कि जैसे पहले यूजुअली हम किताब से कुछ चीज़ पढ़ते थे, लोग सर्च इंजन को यूज़ करना स्टार्ट कर दिए कि गूगल में आप इस टॉपिक आप सर्च करिए, उससे रिलेटेड जितने भी पेजेस हैं वो सारे एक जगह आ जाएंगे। सर्च इंजन बेटर होते गए। अब ये बात आ गई है कि जो सर्च इंजन में पहले हम लोग चीज़ सर्च करते थे तो हमें जो चाहिए रहता था उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें वो दे देता था और बोलता था भाई साहब आपको जो चीज़ें पता लगानी है पता लगा लो इनसे। अब हम इस दौर पे आ गए हैं कि हम उसको वो चीज़ बता रहे हैं जो हमको जानना है। जैसे कि पहले हमें रिसर्च पेपर होता था, हमें तो गूगल से रिसर्च पेपर मिल जाता था, उसको हमें पढ़ना पड़ता था। अब हमें गूगल से रिसर्च पेपर जो मिल रहा है उसमें हमारे काम की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो मिलना शुरू हो गई है। कि जैसे मान लीजिए मुझे हेल्थ से रिलेटेड कोई डेटा चाहिए, मुझे कोई एक ट्रेंड समझना है, तो मैं एआई का यूज़ कर सकता हूँ या फिर जो भी टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं उनका यूज़ कर सकता हूँ, तो जिससे मुझे समझ में आ जाए कि यार ये ट्रेंड्स क्या हैं, चेंजेस क्या हैं। तो मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गई है प्रोसेस और इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। इट्स अ पार्ट ऑफ इट। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन एफर्ट एक तरह से इसमें कम हो गया है, जहाँ पर आपको अगर आप कोई बिल पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट द्वारा निकाला हुआ तो उसमें टाइम लगता था, कोर्ट का जजमेंट पढ़ रहे हैं उसमें टाइम लगता था, अगर आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें टाइम लगता था। अब यूजिंग चैट जीपीटी, अब तो एक वो नया डीप सीक भी आया है, तो यू कैन अपलोड द डॉक्यूमेंट
और जो भी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ से चाहिए, समरी चाहिए, जिस चाहिए, वो आप निकाल लो और लगभग एक्यूरेसी 90% एक्यूरेसी से वो आपको प्रोवाइड कर देता है। तो अब मुझको एक बात बताइए, ऑक्सफोर्ड आजकल बहुत यूज़ कर रहा है वर्ड ब्रेन रॉट, कि इस तरह से अगर चलता रहा सब कुछ तो कहीं ना कहीं इंसान का ब्रेन जो है वो काम करना बंद कर देगा। अब उसके बारे में मतलब आपको कितना सही लगता है ये चीज़? सर ये बात जहाँ तक ब्रेन रॉट की बात है, मैं भी एग्री करता हूँ। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैंने बहुत यूज़ किया है एआई, तो मुझे पता है कि, और मैं जब एआई को यूज़ करता हूँ तो मैं ये चीज़ इंश्योर करता हूँ कि वो मेरे माइंड से सीखे, मैं उससे ना सीखूं। क्योंकि एआई में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम उससे सीखेंगे हर चीज़, हमको वो हर चीज़ प्रोवाइड करेगा, तो हम गलत हैं। हम एक डिल्यूजन में है सर। जब अगर हमें कुछ पढ़ना है, जैसे कि इफ़ देयर इज़ अ टॉपिक, तो अगर हम एआई को वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और उससे बोल रहे हैं कि यार इससे मुझे बता कि ये चीज़ रिलेवेंट है, तो सही चीज़ आ रही है। बट अगर हम टोटली उस पर रिलाई कर रहे हैं और उसके नॉलेज पे रिलाई कर रहे हैं, तो सही नहीं आ पा रहा है। और क्योंकि मैंने जितना यूज़ किया, तो पॉलिटी और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि हम रिलाई नहीं कर सकते, जैसे कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। सर अभी जैसे प्लेसेस वर्शिप एक्ट जो है, उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है कि हाँ, और उसके बाद कोर्ट इंटरप्रेट कर रहा है। तो सर कोड जो इंटरप्रेट कर रहा है वो चैट जीपीटी इंटरप्रेट नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन एफर्ट है। और व्हेन इट कम्स टू द टेक्नोलॉजी, इट इज अ रिजल्ट ऑफ अ क्रिएटिव माइंड। और अगर हम क्रिएटिव होना बंद कर दिए, कि अगर हम क्रिएटिव नहीं हुए, तो चैट जीपीटी भी उतने रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। सर आपको नहीं लगता है क्या, जितना मैंने कुछ लोगों से बात की, जितना मुझे समझ में आया, कि अगर आपका एजुकेशन स्टेटस या मेंटल स्टेटस एक लेवल का है तो चैट जीटीपी आपको उस ही लेवल का आउटपुट दे पाएगा। अगर आपका मेंटल स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस हाई है तो चैट जीटीपी से आप हायर लेवल का काम ले सकते हैं। इस बात से कितना आप एग्री करेंगे? सर इससे मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि लर्निंग इज एन एंडलेस प्रोसेस। लर्निंग इज एन एंडलेस प्रोसेस। और चैट जीपीटी भी तब सीखेगा जब आप उसको सीखेंगे। आप सिखाएंगे, तो कहने का मतलब है दिमाग का यूज़ तो आपको करना ही है। मतलब आप पूरा डिपेंडेंट चैट जीपीटी पे, कोई दूसरा जेमिनी है हुआ कुछ भी, एआई पर आप पूरा डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं हो सकते सर। एआई पे टोटली अगर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो उसके जो काफ़ी रिजल्ट्स हैं वो सही नहीं है, पहली बात। और हमें उसको हमारे हिसाब से यूज़ करना है। कि जैसे मुझे कुछ चीज़ ज़रूरत है कि यार मुझे ट्रेंड समझना है, मुझे ट्रेंड समझा दे। कि जैसे जीडीपी के क्वेश्चन आए हैं कि ट्रेंड क्या था जीडीपी का, तो अगर मुझे वो चीज़ समझनी है तो उसके लिए वो यूज़फुल है। क्योंकि अब जैसे रिसेंटली चैट जीपीटी का एक नया मॉडल आया है जिसमें कि वो रीजनिंग बहुत अच्छी करता है। तो अगर आप उसको डेटा दे रहे हैं तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो गई है। एंड इट इज़ जस्ट लाइक द स्मॉल लैंग्वेज मॉडल टाइप का है वो। तो इस तरीके के मॉडल हमको बेनिफिट कर रहे हैं। बट अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि हम ऑल टुगेदर इसको यूज़ करेंगे, कि हर चीज़ हम इससे कर लेंगे, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू रिप्लेस जो एग्जिस्टिंग हमारा मॉडल है, उसको रिप्लेस नहीं करेगा। बट इट इज़ एक्ट लाइक द एड ऑन। जैसे कि गूगल वर्क स्पेस में अगर आप यूज़ करते हैं तो देयर आर एड ऑन्स। तो इट इज़ जस्ट लाइक द एड ऑन इन आवर एजुकेशन सेक्टर। तो कहने का आपका ये भी तात्पर्य है कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन या टॉपिक के बारे में जानना है, इंफॉर्मेशन लेनी है, तो रादर देन राइटिंग दैट डाउन ऑन चैट जीपीटी, अदर एआई टूल्स एंड सर्चिंग फॉर आंसर, it is better to provide chat gtp with something, some research paper, some judgment, some bill, something you provide, you upload that particular thing and then try to extract the important things from that material. तो मतलब पहले उसको दे दो, सिखा दो, और उसके बाद वहां से आप निकाल लो, रादर देन उससे पूछना, क्योंकि फिर तो वो बहुत वाइड इंफॉर्मेशन जो भी उसकी थ्रू आउट द वर्ल्ड एवरीबडी इज ट्रेनिंग इट, वो वहां से कहीं से भी निकाल लेगा एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन गेटिंग रॉन्ग इज वेरी हाई देन। यस सर, एक्यूरेसी बहुत कम होगी अगर हम उससे पूछेंगे, उससे हर चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। इसकी जगह अगर हम रिसर्च पर प्रोवाइड करें, कि हम उसको बताएं कि यार ये चीज़ है, इसमें मेरे काम का ये है। कि मान लीजिए मैंने एक हेल्थ से रिलेटेड उसको रिसर्च पेपर दे दिया कि यार इसमें मुझे पता लगाओ कि ट्रेंड्स क्या हैं। हाँ, हेल्थ पॉलिसी दे दी, एजुकेशन पॉलिसी दे दी, तो वो मुझे वहाँ बहुत अच्छा हेल्प कर देगा। बट अगर मैं उससे मांगूंगा तो सर लार्ज लैंग्वेज मॉडल में भी इशू यही है कि इट इज़ ऑल्सो मिमिक द ह्यूमन माइंड, कि जो हम सोच रहे हैं वही तो कर रहा है। तो मे बी हमारा सोचने का तरीका अलग होता है और हम उसको समझा नहीं पा रहे हैं कि हम कैसा सोचना चाह रहे हैं। तो ऐसे में वो एरर कर सकता है। इसलिए बेटर ये होगा कि पहले हम उन चीज़ों को पढ़ें, फिर चैट को हम यूज़ करें या जो भी एआई टूल्स हैं उनको यूज़ करें कि हम कितना एफिशिएंट हो सकते हैं उससे।
उसके लिए, और उससे हम कितनी चीज़ें हमारे काम की जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब आप टाइम बचाइए। मतलब आपको पूरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना टाइम बचा सकते हैं चैट पे। अगर वो डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड कर दें एंड यू टेक आउट द इम्पॉर्टेंट मटेरियल यूजिंग दैट पर्टिकुलर चैट जीटीपी फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, आपके मेंस के आंसर लिखने के लिए हो या प्रीलिम्स के आंसर लिखने के लिए हो, आप उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए। दैट इज गोइंग टू सेव योर टाइम रादर देन आस्किंग चैट जीटीपी कि भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलता है। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली सर। तो शैलेश, अब एक चीज़ आ गई है, रिसर्च बहुत आपकी आसान हो गई है इससे। रिसर्च बहुत आसान हो गई है। मतलब आप यूपीएससी के लिए जो करंट अफेयर का सेक्शन पढ़ते हैं, दैट हैज़ बिकम रियली वेरी इजी। यही नहीं, सिर्फ आप डेली न्यूज़ या फिर कोई आर्टिकल जो कि न्यूज़पेपर में है उसको भी अपलोड करके और उसकी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब इन सबको कैटेगराइज कैसे करें, नोट मेकिंग में कैसे हेल्प करता है चैट जीटीपी या फिर डीप सीक या फिर कितने सारे एआई टूल हैं। लेट्स यूज द वर्ड चैट जीटीपी ओनली हियर, कि कैसे चैट जीटीपी आपको या दूसरे कोई भी एआई टूल हैं आपको नोट मेकिंग में हेल्प करते हैं। इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारा है बट उसको ऑर्गेनाइज भी करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आना आपको दिमाग से ही उसको पेपर देना है। तो जो आप पेपर पे लिख रहे हैं, जितना भी रिसर्च कर रहे हैं, आपको आना चाहिए। तो नोट मेकिंग में कैसे हेल्प करेगा? सर मैं चैट से ज़्यादा ना अभी गूगल वर्कस्पेस को मानता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है और उसको अपने नोट्स एग्रीगेट करना है, चीज़ें यूज़ करना है, चैट से वो डेटा कलेक्ट कर सकता है, उसको उससे रिलेवेंट पता लगा सकता है, रिलेवेंस की क्या मुझे ज़रूरी है। बट अगर सिस्टमैटिक हमें पढ़ना है तो गूगल वर्कस्पेस अ बेटर प्लेस। वहाँ पर जो डॉक्स है, अब तो डॉक्स में भी सर, एक्चुअली डॉक्स में भी जो जेमिनी होता था, अब जेमिनी को उसने इंटीग्रेट कर दिया है कि यूजुअली जो चैट जीपीटी में हम लिखते हैं प्रॉम्प्ट्स और वहाँ रिस्पॉन्स आता है, तो नया जो फीचर आया है गूगल का कि आप सीधे वहाँ पे प्रॉम्प्ट दीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास दीजिए, अगर उसके पास वो चीज़ें फीड होंगी तो आपको वहाँ पे रिजल्ट दे देगा। तो डॉक्स में डायरेक्टली वो चीज़ें आने लगी हैं। बट जो वर्क स्पेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आपको अगर आपको अपने नोट्स बनाने हैं तो आप डॉक्स में अपने नोट्स बना सकते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है @ करके आप देख सकते हैं। कि मैं सबको बोलूँगा कि अगर आपको जैसे प्लेसेस इन न्यूज़ है, आपको पता चला कि आज ब्लैक सी न्यूज़ में है, तो आप डॉक्स में सिर्फ @ ब्लैक सी करिए, गूगल मैप में जो चीज़ें हैं ना वो वहाँ पे आ जाएंगी, सीधे हाइपर लिंक हो जाएगी। आपने अगर कोई भी डॉक में कहीं पे भी कुछ चीज़ें बनाई हैं, जैसे मान लीजिए आप अपना अकाउंट में बहुत सारी आपके पास फाइल है, 40 फाइल है, 40 फाइल में सिर्फ आपको @ करना है और वो चीज़ वहाँ पे सामने आ जाएगी। आपका ये कहने का मतलब है कि आप ब्लैक सी में या ब्लैक सी के आसपास कोई भी इशू होता है और जब आप अपनी नोट मेकिंग कर रहे हैं तो आप वहाँ पर ब्लैक सी लिखेंगे, तो उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन वॉट एवर हैज हैपेंड इन द प्रीवियस 2 3 4 डेज और अ वीक, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड। यस सर, वो लोकेशन वहाँ पे पहली बात हाइपर लिंक हो जाएगी, साथ में गूगल जो जेमिनी है वो इससे इंटीग्रेट हो गया है, तो आपको वो जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी साथ में नीचे दे देगा। दैट मीन्स कि आपके नोट्स इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि जैसे आपने क्लिक किया ब्लैक सी पे तो आप सीधे ब्लैक सी की लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। आपने सीधे नीचे नोट्स में जो भी आपने पढ़ा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या इसमें इन्फॉर्मेशन है। और इसमें चैट यूज़ हो जाता है एक जगह पे कि अगर हमें पता लगाना है कि उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी है, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कैसी है, तो जैसे मैं यूजुअली जो शेड्यूल्स है उनको टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से याद करता था। टी से टेरिटरी, ई से इमोल्यूमेंट्स, ओ से ओथ एंड अफर्मेशन। तो इस तरीके से मैंने याद किया था टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से न्यूमोनिक्स पे। अब न्यूमोनिक्स बनाना ना थोड़ा टाइमली प्रोसेस है कि आपको सोचना है यार इसमें क्या होगा, ऐसे हो सकता है क्या। तो यहाँ पर चैट बहुत हेल्प करता है कि मान लीजिए आपको अफ्रीका की, सोमालिया की कंट्रीज़ चाहिए कि सोमालिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी है, तो आप सिर्फ चैट को दीजिए कि कौन कौन सी कंट्रीज़ सोमालिया की नेबरिंग कंट्रीज़ है, फिर आप उसको बोलिए कि यार कुछ ऐसा निमोनिक बना दे जिससे मुझे पता चल जाए कि कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ एआई का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब बात आती है सेग्रीगेशन की, तो यूजुअली जैसे पहले हम आंसर राइटिंग करते थे तो एक किताब में लिखते थे हम आंसर, और वो हम अपलोड करते थे, फिर वो चेक होकर हमको मिल जाता था मेंस का। अब हम क्या कर सकते हैं कि एक शीट हम बना लें, एक शीट में पहले में हमने हमारा जो आंसर लिखा हुआ है वो हमने अपलोड कर दिया, सेकंड में हमने जो हमारा रिस्पॉन्स आया है उसमें जितने मार्क्स मिले हैं वो अपलोड कर दिया, तीसरे में हमने उसकी लिंक कर दी कि मैंने इसके लिए जो पढ़ा था, उसके बाद चौथे में मुझे कितने मार्क्स मिले इसमें। तो इससे हम लोग सेग्रीगेट कर सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स। एक और हमने सब्जेक्ट का ऐड कर दिया उसमें। अब इसमें हम फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं कि जैसे मुझे मान लीजिए मैंने एक साल ये प्रोसेस किया, मुझे पता लगाना है कि मेरे मार्क्स कैसे बढ़े, तो मैं एक फ़िल्टर को बोलूँगा कि यार इसको ना
इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग में कर दे, सॉरी डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग कर दे कि मेरे कम कब आए थे और कैसे कैसे मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज़ हेल्प करती है। तो मैं मानता हूँ कि नोट मेकिंग जो है और हमारा जो सिस्टमेटिक स्टडी है उसके लिए AI टूल्स और जो गूगल वर्कस्पेस है ये काफ़ी बेनिफिट कर रहे हैं। तो जो लोग अभी भी ट्रेडिशनल नोट मेकिंग पर बिलीव करते हैं, कॉपी पे पेन के साथ लिखना, तो मतलब इट्स गुड, दे डू इट, मैं भी ऐसा करता था, आपने भी कभी ना कभी किया होगा, बट यूजिंग टेक्नोलॉजी, यूजिंग गूगल डॉक्स आर गोइंग टू मेक योर नोट्स फार मोर स्मार्टर देन व्हाट यू डू नाउ। क्योंकि आपको अगर हाथ से नोट्स बना रहे हैं तो कुछ अगर चेंजेस करने या फिर कोई इवॉल्विंग न्यूज़ है जिसमें कोई चीज़ ऐड ऑन करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है, देन यू हैव टू आइदर कट इट डाउन या फिर स्टिकी नोट्स लगाओ या फिर मार्जिन बनाकर कोने में लिखो। बच्चे करते हैं ऐसा। तो इट विल बी बेटर इफ़ दे यूज़ द टेक्नोलॉजी अपना लैपटॉप पे गूगल डॉक्स के अंदर, दे कैन मेक नोट्स विच आर फार बेटर, उसमें चीज़ें ऐड ऑन होती जाएंगी एंड यूजिंग द AI टूल्स यू कैन ऑल्सो टैग थिंग्स एंड हाइपरलिंक इट एज यू आर सेइंग। यस सर, टैग। और सबसे बड़ा जो होता है ना, मुझे जैसे समझ में आता है कि जैसे मेरे पास काफ़ी सारी किताबें हैं, मैंने अपने साल भर के नोट्स बनाए हैं, तो मुझे अगर सर्च करना है ना तो मुझे याद नहीं आएगा कि यार किस किताब में मैंने क्या लिखा है। मुझे पूरा ढूंढना पड़ेगा और मे बी हो सकता है कि मुझे 2 घंटा लग जाए कि मुझे एग्जैक्ट जो चीज़ें पता लगानी है मैंने कहाँ लिखा है मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा। अब अगर आप इसको डॉक्स में काम कर रहे हैं ना, कंट्रोल F से आप 10 आराम से सेकंड पता में वो कर। चीज़ें पता चल जाएगी कि मैंने कहाँ लिखा था। तो यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ जाती है कि जब आपको ढूंढना है। लेकिन ऐसी कोई स्टडी नहीं है कि जो ये प्रूव करती है कि जो ट्रेडिशनल फॉर्म थे वो गलत थे। तो मैं इसलिए अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ। और मैं मानता हूँ कि सर हमें ना मतलब दोनों का सिंक बना के चलना चाहिए कि टेक्नोलॉजी को भी उतना यूज़ करना चाहिए कि हमारी जो क्रिएटिविटी है उसको हार्म ना करे, क्योंकि एट द एंड ह्यूमन इज़ अ क्रिएटिव एनिमल और अ क्रिएटिव मैन। तो इसलिए हमें ये चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेगी कि हमारी क्रिएटिविटी ना जाए। जैसे कि हमें अगर आंसर लिखना है तो एट द एंड हमें पेपर में लिखना है। तो हमारी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स मेकिंग जब नोट आप मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ से करते हैं तो आपकी वो प्रैक्टिस भी होती है आंसर लिखने की, हाउ टू राइट, स्पेसिफिकली हाउ टू राइट। अच्छी बात है। एक चीज़ मैंने देखी है, नोट्स काफ़ी बल्कि हो जाते हैं। GS के पेपर हैं, एथिक्स है, ऐसे के भी बच्चे नोट्स बनाते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट के बहुत सारे नोट्स होते हैं। ऐसे में माइक्रो नोट्स बहुत काम देते हैं। मतलब जो आपका जो बड़ा फॉर्म ऑफ नोट्स है वो इतना बड़ा हो या कितना भी बड़ा हो, आपने बनाया हो उसको, आपकी 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की मेहनत है उसके अंदर, उसको माइक्रो लेवल पे ले जाना, सो दैट यू कैन रिवाइज दोज नोट्स जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स आ रहा है, उसके 1 हफ्ते पहले आपने सारे सब्जेक्ट्स के स्टैटिक पोर्शन के, करंट अफेयर के नोट्स रिवाइज कर लिए। आपका मेंस आ रहा है, उसके पहले आपका ऑप्शनल का पेपर है, आपका पूरा ऑप्शनल माइक्रो नोट्स बनाया हुआ है और सारा माइक्रो नोट्स के थ्रू यू हैव रिवाइज इट इन 1 डे। मतलब वो तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है, बिकॉज टू रिवाइज द होल थिंग। तो AI इसमें भी यूज कर सकते हैं अपन, टू summarize your notes or to make it micro. You just have to give a prompt, no, कि ये जितना भी मटेरियल है, all the relevant point must be mentioned but should be there in a micro note format, and you have a micro note, मतलब जो 100 पेज के आपके नोट्स हैं, that gets reduced to what, 5 6 7 पेज or maybe 10 pages। यस सर, मैं इसके लिए आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। जैसे कि हम यूजुअली रीडिंग करते थे, किताब पढ़ते थे, तो पहली बार हम कुछ उसमें मार्क नहीं करते हैं। सिर्फ हम पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं कि यार उसमें लिखा क्या है, इसका एसेंस क्या है। कि हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाहता है ऑथर या फिर जो भी चीज़ें लिखी है। उसके बाद सेकंड बार जब हम पढ़ते हैं ना तो हल्के-हल्के उसमें हाइलाइट करते हैं की पॉइंट्स। हमें जो लगता है यार ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब वो हमें सेकंड बार में समझ में आता है कि काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड टाइम पे जब हम आते हैं तो वो हम जो हाइलाइट किए हैं उस पार्ट से हम समझ जाते हैं कि यार ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और हमें पूरी कहानी समझ में आ जाती है सिर्फ वो की पॉइंट जो हाईलाइटेड होते हैं उनको देख के। उसके बाद जो थर्ड फोर्थ पे हम आते हैं तो वो चीज़ें हमें ऑलरेडी समझ में आती है। मान लीजिए कि पहले एक पेज में 200 वर्ड्स थे, उसमें हमें 10 वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगे। उसके बाद जब हमारी थर्ड रीडिंग आएगी तो वो जो 10 वर्ड्स थे उसमें से भी 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगेंगे। लेकिन किताब हमारे साथ पूरी एक साथ ही रहती थी कि हमारे साथ पूरी एक किताब है कि इतनी मोटी किताब है, हम उसमें देखना है कि क्या क्या हमने हाईलाइट किया है। अब जो टेक्नोलॉजी है उससे ये चीज़ें इंश्योर हो जाती है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास जो नोट्स हैं, फर्स्ट इटरेशन में मैंने इतनी चीज़ें पढ़ी तो मैंने उसमें हाईलाइट कर दिया ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सेकंड इटरेशन में यही मांगूंगा कि जो जो हाईलाइटेड पार्ट है वो मुझे बता दे। थर्ड में जो जो हाईलाइटेड मैंने उसके बाद मुझे थर्ड में लगा कि यार ये इंपॉर्टेंट है वो बता दे। तो फाइनली मुझे जो करना है ना कि एक पेज में चीज़ें चाहिए तो 1 पेज में सारी आ जाती है।
वेरी इजी सर। तो मतलब चॉइस आपकी है, आप हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं अपने जो फिजिकल कॉपी में नोट्स बनाए हैं, एंड यू कैन जस्ट फ्लिप द पेजेस एंड सी एवरीथिंग। वो भी, उसका भी एक फ़ायदा है कि व्हेन यू फ्लिप द पेजेस, जब आप बार बार पलट पलट के देखते हैं तो योर एबिलिटी टू रिकॉल द नोट्स बिकम्स वेरी इजी। वहीं पर आप एआई का यूज़ करके जो स्पेसिफिक चीज़ आपको चाहिए, even if let's say it is your paper where you have to give exam for GS1 and 2, आपके करंट अफेयर नोट्स में से GS1 एंड 2 को यूज तो आप करके पहले ही सेग्रीगेट कर लेंगे, बट स्टिल इफ समथिंग इज देयर विच यू वांट टू ट्रेस आउट और टेक आउट, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ सर। जैसे कि जुडिशरी मेरे पास एक ऑलरेडी स्टैटिक चीज़ें हैं कि मुझे पता है कि ये आर्टिकल इससे रिलेटेड है, ये चीज़ें मुझे पढ़नी है, लेकिन जो करंट अफेयर्स में कुछ आया तो मैं उसको इंटीग्रेट करता हूँ, कर सकता हूँ ईजिली। मैंने कंट्रोल F दिया कमांड की, कहाँ जुडिशरी का है या फिर टैब जहाँ पे है वहाँ पे मैं नीचे ऐड कर सकता हूँ। और यूजुअली जो बुक्स होती थी हमारी कि हम करंट अफेयर्स पहले स्टैटिक चीज़ें पढ़ते थे और साथ में करंट अफेयर्स अलग से हम एक अपने नोट्स बनाते थे, अब वो दोनों चीज़ें एक जगह इंटीग्रेट हो गई है कि आपका ऊपर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, नीचे स्टैटिक है, और डायनेमिक जो भी करंट अफेयर्स आ रहा है तो वो चीज़ें साथ में हो जाती है। तो इसके कारण क्या होता है कि रिवीजन ईजी हो जाता है और साथ में हमें होलसम अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। मतलब पर्सनल चॉइस की बात है, यू कैन चूज आइदर ऑफ दैट, बट आने वाले समय में आज से 5 साल 6 साल या 10 साल आगे को देखें तो पीपल विल बी मोर अलाइंड टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, इंक्लूडिंग यूपीएससी प्रिपरेशन। सर जैसे मैं स्कूल में जाता था जब बचपन में, तो वहाँ पे चौक यूज़ होती थी और डस्टर यूज़ होता था। उसके बाद सर मार्कर आया, अब डिजिटल बोर्ड्स आ गए। पहले हमें अगर सोलर सिस्टम समझना है तो बनाना पड़ता था, अब हम लोग एक इन्फोग्राफिक उठाते हैं या फिर जो भी उससे रिलेटेड गूगल में या कहीं पे भी अच्छी जो इमेजेस होती हैं उनसे हम समझ सकते हैं, वीडियोस देख के समझ सकते हैं वीडियोस। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगला जो 10-15 साल का टाइम है, ऑलरेडी यहाँ इस पे काम हो रहा है, तो वर्चुअल रियलिटी आ जाएगी इन एजुकेशन सेक्टर कि अब जैसे क्लासरूम होंगे, इट विल बी मेड एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी। यस सर। अभी तो वो बहुत महंगी है, एक्सेसिबल नहीं है, बट विल बी मेड एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी। जैसे कि पहले राइट टू एजुकेशन था, अब राइट टू टेक्निकल एजुकेशन हो सकता है कि टेक्नोलॉजी का भी एक्सेस होना चाहिए कि हर किसी को, कि टेक्नोलॉजी जो हर किसी के पास है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, यस सर, ये बेटर टर्म है। तो मुझे ये लग रहा है कि वर्चुअल रियलिटी जो है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इसका रोल बहुत बढ़ने वाला है कि इससे जो यूज़र इंटरफेस होता है, जैसे कि हम लोग मूवीज़ देखते थे तो पहले इन जनरल ऐसे ही देखते थे, बट 3D मूवीज़ आई तो हम लोगों ने चश्मा लगा के देखना स्टार्ट किया, तो वो जो हमारा जो एक्सपीरियंस था वो बढ़ा। तो अब एजुकेशन में भी यही होगा। बेटर एक्सपीरियंस तो है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे वीडियोस से कुछ बच्चे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, बहुत से, जैसे ज्योग्राफी फॉर एग्जांपल इज अ सब्जेक्ट जहाँ पर आप अर्थ को अगर देखें प्रैक्टिकली 3D वीडियो में, इवन इन 2D वीडियो, एंड यू सी के सन का रेज कैसे पड़ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट सीजन्स चेंज हो रहे हैं, डे एंड नाइट में चेंज आ रहा है, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अ पर्सन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी व्हेन यू सी द वीडियोज। फोटोज को देख के भी हो जाता है, पढ़ के भी हो जाता है, बट इट इज ऑलवेज बेटर इफ यू सी अ वीडियो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। अब एआई आ गया है, और ज्योग्राफी के अलावा बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें यू नो पीपल वॉच एंड द डिबेट्स, जैसे राज्यसभा टीवी के पहले डिबेट्स देखते थे, हाँ पैनल बैठा हुआ है, दे आर टॉकिंग ऑन समथिंग, सम इम्पॉर्टेंट बिल, सम सोशल इशू, सम चेंज विच इज हैपनिंग इन द सोसाइटी थ्रू पार्लियामेंट और थ्रू द सिविल सोसाइटी। तो इतना बड़ा वीडियो होता है, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का कई बार वीडियो होता है। विद द कमिंग ऑफ एआई, जितना मेरे को पता है, जहाँ तक मैंने सुना है, you will be actually able to take out that portion from the video which is important for you, which is necessary for you. सर इसमें मैं, हाँ ये चीज़ सही है कि हम ऐसा कर सकते हैं, बट इसमें मैं थोड़ा सा डिफर करूँगा। रीज़न ये है कि जो डिबेट्स होती हैं उसमें सर हर चीज़ का यूज़ होता है, थोड़ा थोड़ा यूज़ वैल्यू होता है। तो अगर हम टोटली रिलाई कर रहे हैं, और अभी एआई का भी जो मॉडल है वो सर इतने डेवलप नहीं हो गए कि वो हर चीज़ एग्जैक्टली दे। जैसे चैट जीपीटी को पहली बार यूपीएससी का पेपर दिया था, वो फेल हो गया था। क्यों फेल हुआ था? उसका रीज़न यही था कि वो इस तरीके से अभी ट्रेन नहीं हुआ है। मेरे को लग रहा है कि अभी भी टाइम लगेगा कि एग्जैक्टली हमको जो चीज़ चाहिए, बट ये ठीक है कि हाँ हम कुछ पता लगा सकते हैं, बट अगर हम अभी टोटली रिलाई कर दें कि हम पूरा वीडियो देखना बंद कर दें, हम पूरी डिबेट सुनना बंद कर दें, सिर्फ हमें देखें कि यार ये क्या क्या पॉइंट दिया है, तो सर फिर मेरे को लग रहा है कि इंसान की जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट नहीं हो पाएगी।
जैसे कि मुझे अगर एक कोई आर्टिकल समझना है तो मुझे होलसम उसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। जैसे कि मुझे एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी समझना है तो मुझे समझना पड़ेगा कि इंडिया में क्यों हटाया गया, सिविल राइट्स एक्ट क्यों लाया गया, उसके पहले का बैकग्राउंड क्या था। अगर मैं सिर्फ उससे आर्टिकल मांगूंगा वो आर्टिकल देगा मुझे, लेकिन मुझे अब उसका बैकग्राउंड भी समझना है ना, तो यू कैन नॉट रिप्लेस इट टुगेदर ऑल टुगेदर। बट अगर आपको उस चीज़ का बैकग्राउंड समझना है और उसके ऊपर कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, कुछ बुक्स हैं, कुछ राइटिंग्स हैं, आप उसको अपलोड करके एआई का हेल्प ले सकते हैं टू एक्सट्रैक्ट व्हाट यू नीड। यस सर, वो आप कर सकते हैं। दैट इज बिकमिंग इजी। वो बहुत इजी हो जाता है। हाँ, चलिए बहुत अच्छा। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि अल्टीमेटली द एबिलिटी टू रिकॉल या फिर टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन योर माइंड एंड देन योर माइंड प्रोसेसेस इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन। आपको अगर प्री का एग्ज़ाम देना है तो यू शुड हैव द एबिलिटी टू रिकॉल। जब वहाँ पर प्रीलिम्स का क्वेश्चन एक पूछते हैं, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स तरह का क्वेश्चन रहता है, देन यू हैव टू रिकॉल द इन्फॉर्मेशन विच इज़ देयर। रिवीजन आपने करा है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है, कहीं सुना है, यू जस्ट हैव टू रिकॉल फॉर मार्किंग द आंसर करेक्ट। सिमिलरली व्हेन यू आर राइटिंग द मेंस एग्जामिनेशन, तो आपकी बहुत प्रैक्टिस होना चाहिए कि 3 घंटे में आप 20 क्वेश्चन कर दें, और उसके साथ योर मेमोरी हैज़ टू बी स्ट्रांग, योर फोकस हैज़ टू बी स्ट्रांग, योर एबिलिटी टू रिकॉल हैज़ टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। एआई के आने से क्या हमारी मेंटल एबिलिटी टू रिकॉल पे भी फ़र्क पड़ा है क्या? सर इस पे जो आपने इनिशियली वर्ड यूज़ किया था ब्रेन रॉट, मैं एग्री करता हूँ थोड़ा सा और थोड़ा डिसएग्री भी करता हूँ। मतलब इसमें मैं थोड़ा एग्जैक्टली इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो अगर हम ये समझना चाहें कि एक्टिव रिकॉल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो सर जब हम किताब लिखते थे, किताब में हम कुछ मार्क करते थे, वो चीज़ हमें याद रहती थी, ये बात सत्य है। मैंने आपको खुद एग्जांपल बताया कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, डॉग को यूज़ करके हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। बट जब हम वो चीज़ें देखते हैं ना उसमें लिखी हुई, तो हम वो एग्जैक्टली वो चीज़ लिख सकते हैं। अब अगर हमें एक्टिव रिकॉल करना है तो हम एक्टिव रिकॉल में यही करते हैं, किताब बंद करा हमने और फिर हमने वो चीज़ें पढ़ी और फिर हमने जहाँ हमको लग रहा है कि ये हम भूल रहे हैं कुछ, हम वो किताब खोल के देख लेते हैं कि हाँ मैं कहाँ पे रुक रहा था। अब अगर हम सारी चीज़ें डॉक में ही कर रहे हैं और हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, जैसे कि आवर आइज आर जस्ट लाइक द कैमरा, हमारी आंखें कैमरा ही है, वो पिक्चर्स लेती हैं। जैसे कि हमारी जो राइटिंग है तो उसकी पिक्चर्स उसके आंखों में अपलोडेड है, हमारी आंखों में अपलोडेड है, और जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हमको वो यूज़ करेगा, हमारा माइंड यूज़ करेगा कि यार ये चीज़ें हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करो। तो मैं इसलिए मानता हूँ कि एक्टिव रिकॉल में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम इन चीज़ों में हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, हम समझना स्टार्ट करेंगे, तो मे भी हम टेक्नोलॉजी और एजुकेशन जो है इसमें एफिशिएंट हो जाएंगे। तो फिर मतलब लास्ट में जो पॉइंट आता है वो यही आता है कि आप अगर एआई का यूज़ कर रहे हैं अपनी पढ़ाई में, अपनी प्रिपरेशन में, तो आप उसका इस तरह से यूज़ करें कि आप उस पर एक तो डिपेंडेंट ना हो, बिल्कुल ठीक है, दूसरा आपका रिकॉल या मेमोरी उससे वीक ना हो, ब्रेन रॉट की स्थिति ना बन जाए। एट द सेम टाइम यू शुड हैव द एबिलिटी एंड यू शुड हैव द टूल्स टू यूज़ द एआई इन द प्रॉपर मैनर फॉर योर एजुकेशन। और अगर आपको ये प्रॉपर मैनरिज्म नहीं पता है तो एआई आपको हेल्प करने से ज़्यादा आपको हार्म करेगा। यस सर, कि अभी सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है मिस इन्फॉर्मेशन। कि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, आपको नहीं पता है, बट अगर आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दैट्स अ बिगर इशू। हाँ, और अगर एआई को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग अभी उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं और हम उससे गलत चीज़ें सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारा इतना अक्यूमुलेट हो जाएगा ये नॉलेज कि फिर हम कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाएंगे, कुछ अच्छे से हमारे पास नॉलेज नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पढ़ें फिर उसको यूज़ करें, ना कि ये कि आप उससे पढ़ें और उससे हर चीज़ यूज़ करें। तो मैंने तो जैसे एक मंत्र सीखा है भाई कि एआई आपको जो भी रिजल्ट देता है, इफ़ यू आर एबल टू मेक इट बेटर देन यू आर यूजिंग द एआई इन द राइट मैनर। परफेक्ट सर। अगर आपको ऐसा लगने लगा किसी भी पॉइंट पे कि एआई ने जो आपको रिजल्ट दिया है दैट इज द बेस्ट एंड यू कैन नॉट मेक इट बेटर, देन यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। परफेक्ट सर, ये सही बात है कि जैसे चैट जीपीटी भी जो आया था और उसके पहले जो गूगल सर्च इंजन आए थे, तो इनको क्या ऐसा लग रहा था कि ये परफेक्ट चीज़ बन गई है। जैसे गूगल जब आया होगा तो क्या किसी ने सोचा होगा कि बाद में चैट जीपीटी भी आएगा। अब चैट जीपीटी जब आ गया तो उनने तो एक वर्ड यूज़ किया था, होपलेस,
कि मतलब कि ऐसा सोच भी नहीं सकते कि अभी ऐसा मॉडल क्रिएट हो जाएगा, बट डीप सीक आ गया। अब यही चीज़ है कि धीरे धीरे हम इवॉल्व करते जाएंगे और इन चीज़ों में आगे बढ़ते जाएंगे। ओके सर, तो मैं इसी चीज़ में कहना चाहूँगा कि दिस टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट बट गोइंग टू हार्म अस ऑल्सो। गोइंग टू हार्म अस ऑल्सो। तो अपन को ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे इसका कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, और ये विजडम अगर अपने पास नहीं है तो देन मोबाइल जो बात करने के लिए यूज़ होते थे, कुछ सीखने के लिए, सर्च इंजन के लिए यूज़ होते थे, आप उन्हीं पे घंटों वीडियोस देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं और अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। सो सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विथ AI ऑल्सो इफ यू मिस यूज इट or you do not know how to use it. And for UPSC aspirant, it is very important to utilize that time in the right manner. So, Shailesh sir, very much I am appreciating the effort that you are here sitting with me talking on these important topics. Thank you very much for coming. And any last word from your side? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ, ह्यूमन इज़ अ क्रिएटिव मैन एंड उसको क्रिएटिव होना चाहिए। कि जैसे इंसेप्शन जो फिल्म आई थी, तो वो इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन ना, कि उन्होंने समझा कि हाँ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा क्रिएटिव हो सकता है। और इवन दीज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, AI टूल्स, ये भी हमारे रिजल्ट है, हमारे ब्रेन के। तो हमको इतना ज़्यादा उसमें इंडल्ज नहीं हो जाना चाहिए कि हम अपनी क्रिएटिव क्षमता जो है, हम जो भी चीज़ें कर सकते हैं कुछ क्रिएटिव, वो चीज़ें भूल जाएं और टोटली उस पर रिलाई कर जाएं। तो एक थोड़ा सिंक बन के चलेगा और दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा ना, तो वो ठीक रहेगा। So you have to be smarter than AI. Thank you very much for coming. Thank you very much for listening to us.